बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस अंक में हम नवंबर माह की योजना का तीसरा पार्ट देखेंगे। नवंबर माह की योजना हमारा संविधान और कानूनी सुधार के पहलू पर जुड़ा हुआ है। इसके दो पार्ट हम देख चुके हैं। तीसरे पार्ट में अगर हम देखें तो ये तीनों जो है एक तरह से जो इसका कानूनी सुधार वाला पहलू है उसमें भी तकनीकी पहलू से थोड़ा ज़्यादा है, यानी ये थोड़ा सा तीनों टॉपिक टेक्निकल ज़्यादा है। कोशिश किए हैं जितना सरल हो सके उतना करने की, लेकिन फिर भी अब जब तकनीकी है तो है ही है। देखिए, हमने अभी तक जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा, पार्ट 1 में संविधान के बारे में पहले तो संपादकीय है, पूरी योजना के बारे में बताया गया है। फिर संविधान के लागू होने के बाद 75 वर्ष पूरे होने के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको समझने की कोशिश की गई। फिर कितने विकास हुए, यानी संविधान का 75 वर्षों में कैसे संवैधानिक विकास हुआ, ये हमारा पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में जो है संविधान कैसे सामाजिक न्याय का को या सामाजिक परिवर्तन का जो है वाहक है या उसकी नेतृत्व करता है, उसको समझने की कोशिश की गई। और भारतीय न्याय संहिता कानून कैसे अपराधी प्रणाली में बदलाव कर रहा है, इसको हमने अब तक समझा है दो पार्ट, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 जो है वो कुछ तकनीकी पहलुओं से जुड़ा हुआ है एक कानून सुधार में, कानून से ही जुड़ा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही तकनीकी पहलू मतलब कुछ इस पे विशेष। जैसे पहला देखिए, श्रम विवाद समाधान पर भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव। देखिए, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आधुनिक हो रही है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका, यानी अर्थव्यवस्था की जो भूमिका है, क्या श्रम, पूंजी और भूमि, इन तीनों के लेकर जो है रेगुलेशन वैश्विक स्तर की हमें चाहिए, क्योंकि हम वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो श्रम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रम है तो निश्चित रूप से श्रमिक और नियोक्ता में टकराव भी होता है। कहा जाता है एक घर में दो हांडी रहते हैं तो वो टकराते हैं। तो यहाँ पे तो परंपरागत रूप से तो उद्देश्य अलग रहा है, लेकिन अब तो चलो सोच में थोड़ी अंतर आई है, फिर भी टकराहट होती है श्रमिक और नियोक्ता में। और ऐसे में उनके बीच जो विवाद होता है, श्रम संबंधी विवाद कहा जाता है, उनको कैसे हल किया जाता है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, इसको इस पार्ट में हम समझेंगे। दूसरा है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में बदलाव। देखिए, साइबर अपराध ऐसा अपराध जो साइबर तंत्र से जुड़ा हो या साइबर तंत्र का प्रयोग करके किया जाए, ठीक है, यानी डिजिटल माध्यम के जरिए किया जाए या डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। दोनों जो प्रक्रिया है, ये परंपरागत जो अपराध है जो किसी एक क्षेत्र विशेष की सीमा में रहता था, उससे थोड़ा अलग है। और ऐसे में इस अपराध को रोकने के लिए हमारे पास टूल्स भी वैसे होने चाहिए। अपराध के लिए हमारे पास आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एविडेंस एक्ट था, लेकिन वो बहुत पहले बना था और उसमें नवीन चीजें जो आपराधिक प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं बाधा के रूप में काम करती थी। भारत सरकार ने पिछले साल जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लाया है, अधिनियम लाया है, जिसके जरिए जो है आपराधिक प्रणाली में नवीन परिवर्तनों को समाहित करने की काम किया गया है। तो ऐसे में साइबर अपराध के लिए भी इन कानूनों में देखेंगे क्या क्या भूमिका अदा कर रही है। जो तीसरा पार्ट है वो ये है भारत में एआई का भविष्य। और ये भविष्य जो देखा जा रहा है ये अपराध के नियंत्रण को लेकर ही है कि कैसे जो है क्या क्या ये एआई क्या हमारे लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है और अपराध प्रणाली को जो है निपटने में एआई कैसे भूमिका अदा कर रहा है, खासतौर से प्रिएम्प्टिव पुलिसिंग या पूर्वानुमान वाली जो पुलिसिंग प्रणाली है कि पहले से अपराध के बारे में पूर्वानुमान करके हम उसको रोकने का, प्रिवेंशन का काम कर सके। तो ये तीन देखा जाए तो देखने से ही लग रहा बहुत टेक्निकल तरीका है, थोड़ा सा बहुत स्पेशलाइज जैसे, लेकिन आइए फिर भी सिंपल बना के इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, तस्वीरें बयां करती है पीली टोपी, ये यानी श्रमिक और उनसे जुड़ा हुआ विवाद और उनका हल। देखिए, औद्योगिकरण बढ़ा, जब भी औद्योगिकरण होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्पादन के में आप चाहे वस्तुओं का उत्पादन करें चाहे सेवाओं का उत्पादन करें, तो उसमें कुछ लोग नियोक्ता होते हैं या जो निवेशक होते हैं, कुछ लोग उसमें काम करते हैं जो श्रमिक या लेबर फोर्स कहा जाता है। और परंपरागत रूप से इनके हित एक दूसरे के विरोधी माने जाते रहे हैं। क्यों?
क्योंकि श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है कम से कम काम करके, और नियोक्ता कम से कम दे के ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम लेना चाहता है। ऐसे में टकराहट का मुद्दा होता ही है और विवाद भी होता है, जिसे श्रम संबंधी विवाद कहते हैं। और इन विवादों का हल के लिए पहले से ही, आज़ादी के पहले से और उसके बाद भी कानून बने हुए हैं। और उसमें जो मेन पहले फोकस था वो था कि इन विवादों को सुलह समझौते के जरिए जो है हल कर दिया जाए, मध्यस्थता के जरिए हल कर दिया जाए। 3 तरीके थे कि आपस में बातचीत करके हल हो जाए या कोई मध्यस्थता आर्बिट्री हो जाए, नहीं अंतिम विकल्प के रूप में न्यायालय या न्याय निर्णय के द्वारा होता रहा है। इसमें एक चीज़ ये था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता था, लेकिन सौहार्दपूर्ण से ज़्यादा उसमें आपने हड़तालों को देखा होगा, ट्रेड जो है यूनियनों को देखा होगा, लेबर यूनियन, ये सारी चीज़ें जो है एक जो है समस्या उत्पन्न करती रही। लेकिन ये पहले के समय में लेबर लॉ, जो लेबर व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके अनुकूल था। लेकिन जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया है, हम वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो निवेश आ रहा है या जो दुनिया में और जगहों पे व्यवस्था है, वहाँ पे जो श्रम विवाद है उसके समाधान के कानूनी पहलू को, या आप कह सकते हो कि न्याय निर्णय वाले पहलू पर ज़्यादा बल दिया गया है। और यही बात हमारे यहाँ जो भारतीय न्याय संहिता 2013 बनी है, BNS 2013, जिसने IPC की जगह ली है, उसमें भी दंडात्मक वाले पहलू पर ज़्यादा है, जिसमें नियोक्ता के ऊपर भी जो रूल्स रेगुलेशन है श्रम को लेकर, उसे कड़ाई से पालन कराना है, नहीं करेगा तो उसको दंड है। और जो श्रमिक थे उनके लिए जो आप कह सकते हो गैर कानूनी आप विरोध प्रदर्शन या हड़ताल आदि करते थे, उस पर भी रोक लगाने की बात की गई है, ताकि फंक्शनिंग जो वैश्विक स्तर पे वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसको अपनाया जा सके। तो आइए देखते हैं पहले परिचय के रूप में। तो देखिए, औद्योगिकरण ने अक्सर प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक खाई पैदा कर दी है, जो उत्पादन के साधनों के असमान स्वामित्व से उपजी है। असमानता के परिणाम स्वरूप औद्योगिक टकराव और विवाद हुए हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए विवाद समाधान की एक प्रभावी प्रणाली की भी आवश्यकता पैदा हुई है। ठीक है कि जब विवाद हुए हैं तो विवाद को सॉल्व भी करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ऐसे में भारत में इस उद्देश्यों को श्रम कानूनों की एक श्रृंखला के माध्यम से बढ़ाया गया था, जिसे 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम था, और जो लेटेस्ट है वो 2020 का औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है कंडक्ट जो है, ये अभी संचालित है। और इसके उद्देश्य से इन सब का जो पहले चला रहा था, इनका उद्देश्य था कि सुलह के जरिए, मध्यस्थता के जरिए और न्याय निर्णय जैसी प्रणालियों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सके। पहले सुलह समझौता हो जाए, आपस में बातचीत करके अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो न्याय निर्णय जो है मध्यस्थता करे, कोई एक पार्टी हो जो मध्यस्थता करे, नहीं अंतिम है तो कोर्ट का विकल्प भी है। लेकिन मामला यह था कि सौहार्दपूर्ण और सुलह तरीके से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सारी चीजें हो जाए। और इस पृष्ठभूमि में अब जो भारतीय न्याय संहिता हाल ही में अधिनियमित की गई है, इसने एक महत्वपूर्ण बदलाव इसने किया है कि अब श्रम विवाद समाधान सहित विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में इसके प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं। देखिए, विवाद समाधान भारत में श्रम मुद्दे कैसे होते थे। भारत में श्रम विवाद पारंपरिक रूप से विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के जरिए होते रहे थे, जैसे 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1946 का औद्योगिक रोजगार अधिनियम, ये सारे तो चले। और बाद में 2020 में और श्रम से जुड़े विधानों को सरल बनाने के लिए एक औद्योगिक संबंध संहिता या IRC 2020 लाया गया, जो इन सबको जो है समाहित कर लिया था। इसकी जो खास बातें हैं, IRC या IDA के तहत श्रम विवाद समाधान को 3 रूपों में। पहला, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय मंच था। शिकायत निवारण समिति थी, कार्य समिति शामिल थी, जो उसमें से प्रबंधन की तरफ से और श्रमिक वर्ग की तरफ से उनकी आपस में मीटिंग होती थी, और कोई मांग होती तो पहले उससे सुलझा लिया जाता था। अगर कोई विवाद नहीं सुलझता था तो आर्बिट्रेटर या जो है मध्यस्थता होता था, तीसरा पक्ष होता था, कामगार और नियोक्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। जब उससे भी मामला नहीं सुलझता था तो कोर्ट का न्याय निर्णय होता था। तो देखने में तो लग रहा है कि ये जो चीजें हो रही थी, ये एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसमें लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ILO आदि जैसे,
उनकी भी व्यवस्था जो है संकल्प 32 ये सब नियोक्ता और श्रमिक के विवादों को हल करने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल की ही बात करती थी और उस तरह से चल रहा था। और उसके हमारे न्यायपालिका द्वारा भी इसी का समर्थन किया जाता था कि अगर कोई बात होती थी पहले भाई मध्यस्थता कर लो, सुलह समझौते कर लो, नहीं हो तो फिर हमारे पास आओ। और ये केंद्र स्तर पर भी देखा जाता था और प्राइवेट स्तर में भी ये चीज़ें, यानी सरकार के स्तर पर भी जो नियोक्ता श्रमिक का संबंध था वहाँ भी ये देखा जाता था और वहाँ पे भी ये चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी थी, जैसे औद्योगिक संबंध संहिता विवादों को सुलझाने का सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण तो था, लेकिन संहिता के तहत श्रम विवादों को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणालियों में कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न समस्याएं आती थी। क्या, जैसे संहिता केवल औपचारिक क्षेत्र के विवादों को हल करती थी, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र जो बहुत बड़ा सेक्टर है, औपचारिक क्षेत्र तो 5-7% रोजगार को देता है, अनौपचारिक क्षेत्र तो बहुत बड़े रोजगार को देता है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र इससे बाहर हो गया है। और आज तो गिग वर्कर और इस तरह की जो चीजें आ रही है ये और भी कम होता जा रहा है। और इसके साथ समस्या क्या है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण समझौताकर्ताओं जो आर्बिट्रेटर हो उनकी समस्या है, और इसके बावजूद भी समझौता के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया हमारे यहाँ पे नहीं बनाई गई थी। और जो बीएनएस है, जो नया है, वो श्रम विवादों को सौहार्दपूर्ण से सुलझाने के इस अप्रोच में बदलाव की ओर बढ़ रहा है और वो कठोर दंड के जरिए चीजों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। तो बीएनएस के तहत श्रम विवाद का क्या समाधान है? देखिए, कहा तो जाता था सौहार्दपूर्ण में, लेकिन हड़तालें, काम की बहिष्कारी, तालाबंदी, ये सब चीज़ें ने काम में नहीं करना, ये सब चीज़ें भी देखी जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं नियोक्ता को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था और श्रमिकों को भी जो है नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे में आज का जो वातावरण है, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वहाँ पे हड़ताल, कामबंदी, तालाबंदी वाली जो अप्रोच है उसके जरिए काम नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अब दौर दूसरा है। आज आपको कंपटीशन में रहने में बहुत थोड़े थोड़े से ही एज लेना है। अगर आपके यहाँ पे तालाबंदी, हड़ताल और सारी चीज़ें रहेगी तो यहाँ का निवेश कहीं और चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें ऐसा श्रम संबंधी विधान चाहिए, ऐसा व्यवस्था चाहिए जो हमारे श्रमिकों के हितों को भी संरक्षित करे। इसके लिए नियोक्ताओं पर श्रम कानूनों को बाध्यकारी ढंग से लागू करने की बात होगी, और अगर नहीं मानते हैं तो उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए, कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। दूसरे जो श्रमिक वर्ग हैं, जो हड़ताल करते थे, विरोध आदि करते थे, यानी जो गैर कानूनी तरीके से विभिन्न न्याय निर्णयों में हड़ताल आदि को गैर कानूनी कह दिया गया है, ये वाला जो काम करते थे, इस पर भी रोक लगाने की बात की गई है। तो भारतीय न्याय संहिता जो है इन्हीं सारी चीजों को जो है इसको हल करने की कोशिश करती है। एक तरफ नियोक्ता पे कड़े दंड लगाती है अगर वो श्रम संबंधी जो विधान है उनको नहीं फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ श्रमिकों को भी हड़ताल आदि पर रोक लगा के एक तरह से एक स्मूथ फंक्शनिंग या जो प्रोडक्शन है वो बेहतर बना रहे, आर्थिक माहौल बेहतर बना रहे, उत्पादनकारी, इसको बनाए रखने का ये उद्देश्य लेकर चलती है। ठीक है, व्यवहारिक चुनौतियां और क्या आ रही हैं और भविष्य की संभावनाएं। देखिए, बीएनएस श्रम विवाद समाधान के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसको लेकर कार्यान्वयन की संबंधी चुनौतियां हैं। अब कठोर कानून तो बन गया, बीएनएस एक आपराधिक कानून है, इसका हल कानून के लिए जो अगर आपको दंड दिलाना है तो वो कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, और न्यायपालिका पहले ही काम के बोझ से दबी हुई है, खासतौर से निचले स्तर की न्यायपालिका। पेंडेंसी आप केसेस तो आप जान ही रहे हैं। ऐसे में इन श्रम अपराधों के अपराधीकरण से इस पर और ज्यादा दबाव बन जाएगा, और ऐसे में श्रम विवादों में भविष्य की प्रभावकारिता इस बात पर निर्भर करेगी कि अदालतें इसे कैसे लागू करती हैं और नियोक्ता और श्रमिक दोनों इस पुनर्परिभाषित कानूनी ढांचे के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। श्रम विवाद और बीएनएस की भावी दशा दिशा क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से पारंपरिक समाधान के तरीकों से अधिक दंडात्मक ढांचे की ओर बदलाव हुआ है, तो निश्चित रूप से नियोक्ताओं पर यह डर रहेगा कि अब उन पर दंड तगड़े से लगेगा, उन पर ज़्यादा उनका जो है प्रवर्तन कड़ाई से लागू कराया जाएगा। दूसरे,
श्रमिकों के लिए भी ये व्यवस्था है कि ये उनके हड़ताल आदि से वो रोक लगाया जाएगा। यानी एक तरह से इंडिविजुअल अप्रोच अपनाया है, लेकिन वही है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जिस जरिए से लागू किया जाना है उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी न्यायपालिका को कितना मजबूत किया जाता है इस पर निर्भर करेगा। और दूसरे जो है जो बढ़िया माहौल में या कह सकते हो सौहार्दपूर्ण वाला माहौल था उसके गड़बड़ होने की डर है, क्योंकि इसमें कानूनी पहलू ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। आइए अगला देखते हैं, साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय कानूनों में बदलाव। देखिए अपराध मतलब देखा जाए तो कोई कानून में जो निषिद्ध कार्य होते हैं उनको करना है, यानी कानूनन जिसे निषिद्ध कार्य माने जाते हैं, अपराध की प्रवृत्ति में डाले जाते हैं, उसको अगर आप करते हो तो आप अपराध करते हो। अपराध भारत में कई सारे घृणित अपराध होते रहे हैं, पहले से भी होते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि वो एक किसी क्षेत्र विशेष की सीमा में होते थे। जैसे कोई डकैत होता था तो किसी पर्टिकुलर इलाके में रहता था। आज के जो डकैत हैं, यानी जो साइबर डकैत हो गए हैं, वो पता चल रहा है कि मलेशिया में बैठे हैं, थाईलैंड में बैठे हैं, म्यांमार में बैठे हैं और वहाँ से डकैती डाल रहे हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और बैंक खातों का प्रयोग कर रहे हैं किसी दूसरे राज्य के, और जो है लोग को ले गए हैं किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे राज्य को अगवा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यानी जो साइबर अपराध है ना वर्तमान में, इसने जो है अपराध की जो क्षेत्र है और अपराध के तरीके दोनों को बदल के रख दिए हैं। और ऐसे में परंपरागत जो कानून थे अपराध को रोकने के लिए वह निष्प्रभावी हो जा रहे थे, या जो परंपरागत अपराध भी हैं उसमें भी जो है जटिलता इतनी ज़्यादा आ रही थी, उसमें इफिशियंसी लाने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी अपने कानूनों को बदलने के लिए। उसको लेकर जो है पिछले साल उपनिवेशीकरण आप कह सकते हो, अपराधीकरण का, आपराधिक कानूनों या आपराधिक प्रक्रिया के उपनिवेशीकरण के रूप में 3 कानून बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों पहले के जो IPC एक्ट है, CRPC है या इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसी का जो है नया अवतार या नया संस्करण है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे साइबर अपराधों के लिए ये कैसे इनकी भूमिका है। तो देखिए, डिजिटल जगत ने कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलने मिलने के साथ साथ अपराध की एक नई किस्म का भी उदय हुआ है। भारतीय न्याय प्रणाली को खुद को इसके अनुरूप ढालने के लिए जो है विवश होना पड़ रहा है। पहले कुख्यात अपराधी राष्ट्र की कानूनी प्रवर्तन प्रणालियों की खामियों का फायदा उठाते थे, लेकिन उनके अपराध भौतिक सीमाओं के अंदर ही होते थे, ट्रांस बॉर्डर भी होते थे, लेकिन बहुत कम। आज स्थिति है कि पर्दे के पीछे से काम करते हुए दुनिया के किसी भी कोने से वैश्विक नेटवर्कों का दुरुपयोग करने वाले साइबर अपराधियों से हमारा पाला पड़ा है। तो ऐसे साइबर अपराध और ऐसे साइबर अपराधियों से निपटने के लिए निश्चित रूप से हमारे पास कानून का भी ढांचा उस तरह का होना चाहिए। देखिए, साइबर अपराध से निपटने हेतु नए आपराधिक कानून, तो देखिए सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून लाए हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों का उद्देश्य है कि आधुनिक अपराध की जटिलता से निपटना और उन खामियों को दूर करना है जिनका फायदा डिजिटल अपराधी उठाते हैं, क्योंकि ये आपराधिक न्याय प्रणाली को 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप ये बनाने की कोशिश की गई है। इसमें देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या करता है? नई किस्मों के अपराधियों से निपटने का ये आधार प्रदान करता है, साक्ष्यों के संग्रह में नई तरीके से अपनाता है और डिजिटल दायरे में अभियोजन को भी ये सुलभ बनाता है, जिससे इसमें एफिशिएंसी बढ़ सके। अब देखें कि हम भारतीय साइबर अपराध से निपटने में भारतीय न्याय संहिता की क्या भूमिका है। जो भारतीय पिनल कोड के जगह भारतीय न्याय संहिता आई है, तो देखिए BNS जो है साइबर अपराध से निपटने के लिए पारंपरिक अपराधों की तुलना में ज्यादा सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत को स्वीकार करता है। साइबर अपराधी दुनिया के किसी भी कोने से अपराध को अंजाम दे सकते हैं, तो कानून परिवर्तन में अकेले भौतिक अधिकार क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऐसे में साइबर अपराधों की स्थिति में
प्रभावित किसी राज्य एक राज्य में हो सकता है, बैंक का सर्वर दूसरे में, अपराधी भारत के अन्य प्रांत में हो सकते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। उदाहरण आप लोग जानते ही होंगे कहना क्या चाह रहा है। ऐसे में बीएनएस को इस तरह से तैयार किया गया है कि वह जांच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर ऐसी जटिलताओं से निपटने में सक्षम हो। यानी यह संहिता सुनिश्चित करती है कि कानून लागू करने वालों को अपराधियों का भारत के अंदर अनेक अधिकार क्षेत्रों में पीछा करने का अधिकार हो। ये नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो अटक जा रहे हैं, भारत भर में कहीं भी हो उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके। और इसलिए भी कानूनन भी प्रावधान है और व्यवहारिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था हुई है वो तो हुई है। अब जरा देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ये नागरिक सुरक्षा को लेकर है। तो देखिए इसमें उन मामलों में अपराध फोरेंसिक ऑडिट का प्रावधान किया है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो, और खास तौर से जो साइबर अपराध है जिसमें बड़ी धोखाधड़ी है, डेटा चोरी है, डिजिटल ध्वंस है, उनके लिए तो ये मस्ट कर दिया गया है फोरेंसिक डेटा जांच करना। और अब ऐसे में दुनिया में साक्ष्य एकत्र करना भौतिक अपराध की तुलना में ज़्यादा कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करा जाता है, जिसे मिटाना भी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कई बार उससे चीज़ें आसानी से भी प्राप्त हो जाती है। तो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह कानून प्रवर्तन से संबंधित एजेंसियां इस तरह की चुनौतियों में निपटने में सक्षम हो। फॉरेंसिक प्रणाली को भी मजबूत करने का राज दिया गया है। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो वो चुनौतियां हैं उसी के लिए सारी व्यवस्था की जाती है कि खास तौर से साइबर अपराध से जुड़े मामलों में साक्ष्यों का संग्रहण, भंडारण और अदालत में प्रस्तुतिकरण के तौर तरीकों में बदलाव किया गया है। डिजिटल साक्ष्य को भी कैसे अमूर्त हैं उनको लाया जा सके, उनकी कोर्ट में जो है उसका महत्व बढ़ाया जा सके, ये सारी पहलू इसमें किया गया है। डिजिटल फॉरेंसिक की महत्वपूर्ण भूमिका को भी करता है। इसमें हैकिंग, पहचान की चोरी या ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में जो ईमेल है या हस्ताक्षर है या लेन देन का रिकॉर्ड है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए इनको जो है इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये है आगे का रास्ता। देखें तो देखिए भारत में जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें बढ़ रही है, निश्चित रूप से डिजिटल भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में ये अच्छा कदम तो है ही है, तभी ये लाया गया है। और ये कानून साइबर अपराध की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान कर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो भारत को डिजिटल जगत के बढ़ते जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, कानून तो बन गया है, कानून के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, और ये एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है जिसे आगे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसमें क्या करना है? डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में निवेश करना होगा आपको। साइबर अपराधों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जानी पड़ेगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाना पड़ेगा। अदालतों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही साथ डिजिटल दुनिया की वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए कानूनी प्रवर्तन प्रोटोकॉल जो है उसको भी लगातार आपको अपडेट करते रहना होगा, ताकि इन कानूनों को साइबर अपराध के रोकने में प्रभावी ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि कानून तो सिर्फ एक पहलू है, कानून के बाद भी होता है। कानून में प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं, कानून का पूरा प्रवर्तन में कड़े कानून या अच्छे कानून, अच्छे प्रवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप प्रवर्तन एजेंसियों में पुलिस और कोर्ट में भी वकील और जज, बार और बेंच, इन सब का बेहतर होना होता है, तभी जाके उसका मतलब जो आपराधिक प्रणाली है जिसे आप न्याय प्रणाली भी कह सकते हैं, वह बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो अभी सिर्फ एक पक्ष में हुआ है, बाकी पक्ष में अभी काम करना बाकी है। तीसरा जो हमारा है ये तो बिल्कुल प्योर आप कह सकते हो कि टेक्निकल इशूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़ी हुई चुनौतियां और भविष्य में अपराध को रोकने में इसकी भूमिका, यानी प्रिवेंटिव पुलिसिंग जिसे कहते हैं, या आपराधिक जांच पूर्वानुमान क्षमता। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ये एक तरह से मोटे तौर पर देखा जाए तो मनुष्य की जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जो उसकी चिंतन की प्रक्रिया होती है, मूर्त से अमूर्त की, अमूर्त से मूर्त के बारे में सोचने की क्षमता है, कल्पना है। पूरी तरह से तो नहीं, कोशिश तो हो रहा है कि पूरे मनुष्य की तरह जितना मनुष्य की जो वर्सैलिटी है वो पूरा डाल दिया जाए, लेकिन ठीक है, कोशिश हो रही है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया टॉपिक है क्या, अब तो पूरा टॉपिक हो ही गया है, और उसके जरिए जो है हम जो देख रहे हैं कि कई सारे पूर्वानुमान हमारे बिहेवियर का, हमारे जो मनुष्य के अन्य आम लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए जो डेटा उपलब्ध है पब्लिक या डिजिटल फुटप्रिंट में, वहाँ से हमारे व्यवहार को देखने का, जैसे हम
हमारे सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटीज़ है, जो सारी चीज़ें हैं उसके करके हमारे पास टेलर मेड ऐड आते हैं। हम स्ट्रीमिंग दिखाई देती है, जैसे अगर कोई हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हम जिस तरह के वीडियोस देखते हैं हमारे सामने उस तरह के वीडियोस आते हैं। ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता रहा है। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, उसको भी दूर करना है, साथ ही में इसमें कुछ अवसर भी है कि जैसे हम लोगों के बिहेवियर को देख के उन क्या खरीदेंगे, क्या पसंद करेंगे, इसका पूर्वानुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। तो हम क्या अपराध करेंगे, अगर इसका भी पूर्वानुमान किया जा सके तो इसका 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 लाभ हम अपराध को रोकने में कर सकते हैं, और वो भी पूर्व स्तर पे कर सकते हैं। तो वही है कि आपराधिक जांच प्रणाली में पूर्वानुमान क्या क्या करना है। इसे भविष्य सूचक पुलिसिंग या प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर हमें क्या पसंद है वो एआई अगर गलत भी कर देगा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आएगी, लेकिन हमारे बारे में गलत सूचना लगा देगा कि हम अपराध करने गलत तरीके से जा रहे हैं, तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी छिन सकती है। तो इसमें एक तो एआई के जरिए जो हमारी गोपनीयता की सूचना है उसको समझने की ज़रूरत है कि उसको रोकने के लिए हमारे पास डिजिटल जो है मॉडल कानून हो जो उसको सुरक्षित कर सके हमारे व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की। दूसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अगर हम अपराध को रोकने में सक्षम हो जाएं तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को ये समझाने का ये लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया में देखिए ऐसे बदलाव गवाह हैं जहां कानूनों को अब तेजी से बदलती तकनीक के साथ विकसित होना चाहिए। जैसे जैसे हम प्रोफाइलिंग अभी देखेंगे, प्रोफाइलिंग क्या होता है, और आपराधिक विवेचन में एआई के नेतार्तों पर गहराई से विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तकनीकी बड़े अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों पैदा कर रही हैं। एक बड़ा कहावत है, टेक्नोलॉजी के लिए पूरा, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जैसे कहा जाता कि पानी प्यास बुझाएगा तो डुबाएगा भी, आग जलाता भी, घर का भोजन भी बनाता है तो जलाता भी है, ठीक है। तो उसी तरह से जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा दो धारी तलवार के रूप में दिखाई देती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इससे छूता नहीं है, वो जितना और बेहतर टेक्नोलॉजी होगा वो और ज़्यादा दो धारी तलवार के रूप में हमारे सामने आएगी। तो ये अवसर भी है, चुनौती भी है। हमारा काम क्या है, इन चुनौतियों पर काबू पाना है, अवसर का बेहतर से बेहतर लाभ लेने का सक्षम होने की ज़रूरत है। तो इसी के बीच में हम जैसे देखिए गोपनीयता, सुरक्षा और नवाचार के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एआई उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की आवश्यकता हमारे लिए महसूस हो रही है। एआई और प्रोफाइलिंग, देखिए अधिकांश एआई सिस्टम जिसका भी हम अब आम जब जीवन में हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रोफाइलिंग की अवधारणा है। प्रोफाइलिंग क्या होता है, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया। यानी हमसे जुड़े जितना डेटा को, जैसे कहा जाता है ना कि आप किसी के बारे में जितना जानेंगे उसके बारे में उतना प्रेडिक्शन करना आपको आसान रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अभी हम प्रयोग प्रोफाइलिंग में देखते हैं कि व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी डेटा हमको मिलता है, हम क्या सर्च करते हैं, हम क्या लाइक करते हैं, हम क्या खरीदते हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या सुनना पसंद करते हैं, उसके आधार पे हमारी प्रोफाइलिंग की जाती है कि हम भविष्य में क्या खरीदेंगे, क्या देखेंगे, अनुमान लगाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो प्रक्रिया हम देखते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो जाए या स्ट्रीमिंग सेवाओं में देखा जाए, हम इसका खूब करते हैं। अब ये जो एआई प्रणाली है एक तरह से देखा जाए तो उपयोगकर्ता के प्रोफाइल पर निर्भर करती है कि उससे जुड़ी हुई जितनी उसके व्यवहार की सूचना, उसके पर्सनालिटी की सूचना, उसके बिहेवियर की जितनी सूचना डेटा हमारे पास एआई के पास रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोफाइलिंग किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो यह डेटा संचालित दृष्टिकोण न केवल उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है, साथ ही साथ गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के बारे में भी बताता है कि हमारे व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा वो कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है हमारी परमिशन ली जाए या न ली जाए, ठीक है। तो ये एक चुनौती एआई और प्रोफाइलिंग की है, और यही डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा अधिनियम जो 2023 में हमने लाया था उसका काम यही था कि इन सुरक्षा चिंताओं को सुरक्षित करना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, और इसमें जो हमारे व्यवहार संबंधी डेटा है वह भी
पर्सनल डेटा के रूप में मान्यता देकर उसको भी संरक्षित रखने की बात इसमें कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि हम अपने डेटा को सही भी कर सकते हैं और मिटाने का भी अधिकार रखते हैं। अब अगर हम अपने डेटा को सही कर देंगे और मिटाने का भी अधिकार रखेंगे तो एआई का जो प्रोफाइलिंग होती है ना, वो गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि फिर उसके बाद अध्ययन करने के लिए चीज़ें पता चला कि वो प्रोफाइलिंग कर रहा है, उसमें से कुछ डेटा को हम निकाल लिया तो सही तरह से प्रोफाइलिंग नहीं कर सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि हमारी जो डेटा है वो गोपनीयता बनी रहे। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इसी तरह के नियम उभर भी रहे हैं। यूरोपीय संघ भी इसी तरह का, जैसे हमारे यहाँ एक्चुअली में हमारा जो नियम है ना, वो यूरोपीय संघ वाला जो जीडीपीआर है उसी पर ही आधारित है, हमारा जो एक्ट बना है। और इसमें मेन काम दिया जा रहा है कि एआई सिस्टम को पर्सनल डेटा एकत्रित करने से पहले सहमत प्राप्त करने की सख्त आवश्यकताओं को लेना पड़ेगा, कि हमसे जो डेटा लिया जा रहा है उसके पहले सहमत ले जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग वो हैं कि उनको पता ही नहीं है, वो तो सबको ऑल परमिट करके चल रहे हैं, जो भी डेटा लेना हो ले जाओ। हम तो खुली किताब हैं, मतलब कि हम लोग आम लोग, भारतीय लोग तो खुली किताब हैं, जितना डेटा लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमें जो है जो सुविधाएं मिल रही हैं सोशल मीडिया की वो मिलती रहे, या जो भी और सूचनाएं मिल रही है वो मिलती रहे। भविष्य सूचक पुलिसिंग और आपराधिक जांच में एआई की भूमिका। देखिए, अभी जो प्रोफाइलिंग हो रही है उससे जो हम पूर्वानुमान एआई करते हैं, अब हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जो एआई का प्रयोग करने वाले हैं वो चाह रहे हैं कि यही भविष्य सूचक जो व्यवस्था है, डेटा प्रोफाइलिंग है, उसके तहत जो है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग भी कर सके, ताकि भविष्य की जो कोई व्यक्ति अपराध आदि करने की अगर उसकी टेंडेंसी है तो उसको हम समझ के उस पर रोक लगा लें। देखिए, भविष्य सूचक पुलिसिंग में एआई सिस्टम सामाजिक मीडिया गतिविधि, स्थान के इतिहास, संचार रिकॉर्ड सहित विशाल डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि उन पैटर्न की पहचान की जा सके जिनसे आपराधिक इरादे का संकेत मिलता है। जैसे धोखाधड़ी का पता लगाया जा सकता है, साइबर अपराध की जांच की जाती है, यहाँ तक कि आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी में भी सहायता करने के लिए एआई बहुत अधिक सक्षम हो सकता है। खासतौर से जो बैंकिंग फ्रॉड आदि होते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग करने की बात चल रही है कि कोई बैंकिंग गतिविधि अलग से दिख जाए या कुछ ऐसा दिख जाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पता किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराध होने की संभावना है। इसमें आतंकवाद आदि चीज़ों को भी जो है रोकने पर किया जाता है। अब इसकी क्षमता देखा जाए तो एआई की पूर्वानुमित क्षमताएं नई नहीं है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं, बस हम इसे किसमें, पुलिसिंग के क्षेत्र में या अपराध के नियंत्रण के क्षेत्र में लाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है, यहाँ पे एक समस्या है कि एआई भविष्यवाणी कर सकता है कि अपराध कब और कहाँ घटित होने वाला है, जिससे कानून लागू करने वाला उसको कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए कानून परिवर्तन के उन तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिसिंग में भी एक झूठी भविष्यवाणी हो जाएगी, हमें कोई क्या पसंद है, क्या मैं खरीदना चाहता हूं, इसमें गलत होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे बारे में ऐसी कोई पुलिसिंग के, वो प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग के बारे में, हमारे बारे में ये चीज़ें अगर प्रोफाइल बन गई कि मैं अपराध कर सकता हूं, तो कई बार हो सकता है कि हमारे व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो सके। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की है कि जो हमारी लॉ प्रवर्तन एजेंसियाँ हैं वह आर्टिफिशियल में जो प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग है उसमें इस पहलू को भी ध्यान दें, यानी जो प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग है उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चुनौतियां और आगे की राह वही है। देखिए, डीपी अधिनियम जो है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा देने के लिए ठोस ढांचा प्रदान करता है। साथ ही में जो हमने भारतीय न्याय संहिता लाई है 2023 की, ये उन्नत एआई आधारित पुलिसिंग के लिए भी आधार तैयार कर रहा है। लेकिन इनमें सब कुल मिला के बात वही है कि इसका प्रभावी और नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए हमें कानूनी जो प्रवर्तन है उसको, जो एजेंसियां हैं उनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। अगर एआई पुलिसिंग की जा रही है, प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग की जा रही है, तो उसका रेगुलर अंतराल पे ऑडिटिंग होनी चाहिए, ताकि उसको पूर्वाग्रह न बढ़े। जैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जाता है कि पूर्वाग्रह है। जैसे ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चैटबॉट होते हैं वो महिलाओं की आवाज़ में होते हैं। उसमें आप देखोगे तो जेंडर बायस दिखाई देता है। उसके पीछे ये बात कही गई कि ज़्यादातर जो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कह सकते हो एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम राइटिंग करने वाले लोग होते हैं उसमें पुरुष वर्ग की जो है अधिकता है, और पुरुष वर्ग जो है जब सोचता है तो उसके लिए जो है महिला वाली ही ज़्यादा वो आती है, इसलिए वो जेंडर बायस ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अपराध को लेकर भी जेंडर बायसनेस आ सकता है। जैसे कि अगर कोई इसको राइटिंग करना है,
तो उसमें अगर पता चला किसी को ऐसी राइटिंग करने दे दिया जाए कि अपराध कब कब हो सकता है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई जो गाली देता है तो उसका मतलब वो मार करेगा। अब पता चला कई समाज में तो गाली के बगैर बात ही नहीं करते, दोस्तों में तो गाली और मार होता है, पता चला कि उसकी प्रोफाइलिंग खराब हो गई। एक जस्ट बता रहा हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी पूर्वाग्रह हो सकती है जो हमारे सामने चुनौती के रूप में है, जिसे अगर हम रोक सकें तो निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिसिंग में, अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन मेनली समझिए ये एक सहयोगी के रूप में ही होगा। हमें इस पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि टेक्नोलॉजी या जो मशीन होती है वो हमारी गुलाम होती है, हम उसके गुलाम नहीं होने चाहिए। हमारे अनुसार वो हमारे लिए होती है, हमारे भले के लिए होती है, हमारे काम का। कभी हम उस पर उसको लक्ष्य न बना दें, वो साध्य न हो जाए, वो केवल साधन है, वो हमारी गुलाम है। अगर इस मानसिकता से चलेंगे कि वो हमारा टूल्स है, तब फिर आप इसको बेहतर तरीके से सहयोगी के रूप में उसकी भूमिका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए योजना का इस अंक में जो है इतना ही। बाकी अगले मंथ की योजना के साथ मिलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। इसके जो PDF होंगे हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, जहां से आप ले सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।